नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं, स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तर्कश में। आमतौर पर जब हम किसी मेहमान का स्वागत करते हैं तो बताते हैं कि ये विशेषज्ञ हैं, इस विषय पर इनसे बात करेंगे। आपको मैं अगर कहूं कि किस तरह से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं आज, मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, आर्य समाजी प्रचारक के तौर पर, क्या हैं स्वामी अग्निवेश? मैं भी क्या बता सकता हूँ, जो समाज मुझे जिस रूप में देखता है। बाकी अग्निवेश मेरा नाम अब है सन्यास की दीक्षा के बाद। और आपको जान के आश्चर्य होगा थोड़ा सा कि मेरा जो पहले का नाम था, माता पिता का दिया हुआ, वो आपके नाम से मिलता हुआ वेपा श्याम राव था जी। तो मैंने जब ये कलकत्ते में पढ़ाता था, बिजनेस मैनेजमेंट लॉ पढ़ाता, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, तब मेरे मन में एक विचार उठा कि क्या हम अपने देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं आम जनता का, जो अहिंसक भी हो और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन का हो। जो पूंजीवादी शोषण की व्यवस्था है, विषमता जिसमें बढ़ रही है, इसके बदले क्या हम एक अच्छी समतामूलक समाज की रचना कर सकते हैं, जिसकी प्रेरणा मुझे वेदों से मिली, महर्षि दयानंद से मिली और तमाम जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बड़े अच्छे विद्वान, स्वामी समर्पणानंद जैसे। तो उन लोगों से मुझे जो विचार दर्शन मिला, उसको लेके मैंने 1968 में स्वामी इंद्रवेश जी के साथ काम करने का संकल्प लेके कलकत्ता छोड़ के हरियाणा आ गया। और तब से जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ, लोग मुझे अलग अलग नज़र से देखते हैं। मैं सन्यासी हूँ। आर्य समाज में आ गए। जी, बिल्कुल आर्य समाज में आया और आर्य समाज के माध्यम से मैंने वैदिक समाजवाद की विचारधारा प्रतिपादित की। वेदों में जो समाजवाद का दर्शन है उसको लेकर के, साथ में मैंने उसको केवल विचार के स्तर पर न रख करके ज़मीन पर उतारने की कोशिश की। सबसे गरीब से गरीब किसानों में, मज़दूरों में, बंधुआ मज़दूर, ईंट भट्ठा मज़दूर, पत्थर खदान मज़दूर, बाल मज़दूर, इनके बीच में मैंने ये देखने की कोशिश की कि यदि वेद है और ईश्वर है और हम जिसको कहते हैं उपासना करनी चाहिए ईश्वर की, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, ताकि हमारे समाज में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़े। ईश्वर भक्ति मेरे व्यक्तिगत मोक्ष का साधन न बने, बल्कि समाज को भी ऊपर उठाए, समाज मुक्ति दिलाए। में परिवर्तन की जो आपकी कोशिश है उस पर भी बात होंगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में, आपके रोल में जो लगातार परिवर्तन होता रहा, उस पर थोड़ी सी और बातचीत करना चाहूँगा। आपने चुनाव भी लड़ा, आप मंत्री भी बने, आप साधु के भेष में हैं, रहते हैं। लोग कहते हैं कि आप एक भाषा नेता की बोलते हैं। जी जी जी, मेरे कई परिचय उसमें लिखे हुए हैं, कई लोगों ने लेख वगैरह में। मैं कोशिश तो यही करता हूँ, सन्यासी की भूमिका में ही रहूँ। और राजनीति में भी आने का मेरा मुख्य तर्क यही था। मैंने और स्वामी इंद्रवेश जी ने ये तय किया कि जब तक हम राजनीति में प्रवेश करके और अच्छे लोगों को इसके अंदर ला करके और ये परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनको कोसते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो इसी प्रक्रिया में हमने आर्य सभा नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उसी दिन बनाई जिस दिन हमने सन्यास की दीक्षा ली। बड़ी मज़ेदार बात यह है श्याम सुंदर जी कि लोग कहते हैं जब राजनीति में पिट जाते हैं पूरी उम्र काम करते करते, और कहते हैं जी अब कुछ रहा नहीं भविष्य, कहते हैं अब राजनीति से संन्यास लेते हैं जी। हमने ठीक उल्टा किया, भरी जवानी में संन्यास की दीक्षा ली और कहा राजनीति में प्रवेश करेंगे, ताकि हम कोई और बंधन होगा नहीं, वित्तैषणा, लोकैषणा और किसी तरह की ऐषणाएँ नहीं होंगी। तो इसके माध्यम से पुत्रैषणा नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, हम कूदेंगे और संघर्ष करेंगे, गरीबों की आवाज़ उठाएंगे। तो 1970 में 7 अप्रैल को हमने संन्यास दीक्षा ली और काम करने लगे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने ये सम्मान दिया हमें, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, और बिहार की धरती से जब चला सारा देश उससे देदीप्यमान हो उठा। और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ मुझे अपने निवास स्थान कदम कुआं पटना में वहाँ बुलाया। 2-2.5 घंटे तक मेरा उत्साहवर्धन किया, प्रेरित किया कि आओ इस आंदोलन को संभालो हरियाणा में। तो उनकी प्रेरणा से मैं फिर उनके आंदोलन में गया। फिर इमरजेंसी लगी, उससे पहले भी मैं शराबबंदी आंदोलन में जेल में था कई बार, किसानों के आंदोलन में था, शिक्षकों के आंदोलन में था। ये होते होते इमरजेंसी की उस काली अमावस्या रात में मैं लगभग 13-14 महीने
जेल में रहा, और तब मैंने गांधी जी के साहित्य को पढ़ा। पहले भी जानता था गांधी जी को, तब आप आर्य समाजी से गांधीवादी हो गए? जी हो नहीं गया, मैं ऐसा कहूँगा। मुझे लगा कि प्रेरणा के स्रोत कई तरीके से हो सकते हैं। एक व्यक्ति को कोई ज़रूरी नहीं कि अपने आप को एक जगह से कोई खूंटे से बांध करके ही रखे। लेकिन स्वामी जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही हैं हमेशा से, और इसीलिए पहले आप बंधुआ मुक्ति मोर्चा शुरू करते हैं। आप जो वहाँ पर अरावली की खाने थी, वहाँ पर जो या भट्टा मजदूरों का जो शोषण था, उसके नाम पे आपने राजनीति की। जब वो नहीं चला तो फिर आप दूसरे मुद्दों पर आ गए, फिर आप मानवाधिकार कार्यकर्ता हो गए। आप क्या इस आलोचना को अपनी को स्वीकार करते हैं? देखिए, आलोचना को तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता के साथ और उनका धन्यवाद करते हुए स्वीकार करना चाहिए। ये सन्यासी का धर्म बनता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि मैं बंधुआ मजदूर और ईंट भट्ठा मजदूरों और पत्थर खदान मजदूरों में काम कर रहा था, तो उसमें से तो कोई राजनीति निकलती नहीं थी। यानी आप बंधुआ मजदूर को मुक्त कराते हैं, वो फिर अपने गांव शहर जहाँ भी जाना चाहता है चला जाता है। वोट तो बनती नहीं वहाँ आपकी। इसके बदले आप कुछ और नारे लगाएं और कुछ करें। अब बंधुआ मजदूरों के आंदोलन में मैंने ये देखा कि जो थोड़े बहुत पैसे वाले लोग थे, बहुत बड़े नहीं, सामान्य से, वो भी मेरे खिलाफ हो गए। और कई तो अच्छे अच्छे आर्य समाज के नेता थे, वो कहने लगे ये तुमने क्या धंधा उठा लिया, संध्या करो, हवन करो और कुछ वेद का उपदेश दो, ये गरीब मजदूरों का काम तो आर्य समाज का काम नहीं है। मैंने समझाया, अरे ये तो मेरी ईश्वर उपासना का हिस्सा है। मैं इसी माध्यम से, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता, मस्जिद में नहीं जाता, कहीं फूल नहीं चढ़ाता, नारियल नहीं फोड़ता। मेरे लिए तो गरीब के दुख दर्द को उठाना ही वो मेरी उपासना है। तो इस तरह से मैंने जब एक नई उसकी व्याख्या की, इंटरप्रिटेशन किया कि एक समाजवादी समाज की स्थापना करना आध्यात्मिक मूल्यों के साथ, यही सबसे बड़ा हमारा आध्यात्मिक और नैतिक सांस्कृतिक दायित्व है, उसमें से राजनीति नहीं निकल रही थी। अलबत्ता जब जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी में फिर मुझे जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अपनी आर्य सभा का विलय कर दो, 1977 की बात है। तो पहले तो बहुत दुखी हुए, हम रोए। ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की पहाड़ी में बैठ के अरावली के, जी बिल्कुल, कि हमसे क्या कराया जा रहा है, क्योंकि हम बड़े आदर्शवाद से ओतप्रोत थे हम। लेकिन फिर उनका भी एक बहुत सम्मान था दिल में, बहुत ज़्यादा। हमने फिर वो अपना विलय कर दिया। फिर जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिला और उसमें फिर मैं एमएलए बना, फिर बाद में कुछ दिनों के लिए शिक्षा मंत्री बना। एक एक दिन मुझे अपनी सरकार से लड़ते रहना पड़ता था। कभी आपने पलटकर उन अरावली की पहाड़ियों में नहीं देखा कि बंधुआ मजदूरों का क्या हाल है वहाँ पर? देखिए कि बंधुआ मजदूरों के आंदोलन को आज तक मैं चला रहा हूँ। कल सुबह मेरे, लेकिन अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला रहे हैं वो? नहीं, मैं दोनों स्तर पे चला रहा हूँ, ज़मीन पर भी चला रहा हूँ। आज मेरे साथ आए हुए हैं अलवर के, जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा पूरे राजस्थान को देखते हैं, वो मेरे साथ पूरे दिन भर से चर्चा कर रहे हैं कि हमें क्या क्या। अभी वो बाड़मेर, जैसलमेर, सारे इलाके का दौरा करके आए राजेश याज्ञिक जी। हमारे साथी जितने लोग काम कर रहे हैं, आदिवासियों में जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइब माना जाता है, जिसको सहरिया बोलते हैं, शिवपुरी और गुना, इनके आदिवासी बेल्ट में सबसे ज़्यादा यदि कोई समर्पित होकर काम कर रहे हैं तो हमारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा कर रहा है। सुदूर दक्षिण में जाकर के आप देखेंगे बंधुआ मुक्ति मोर्चा सुनामी पीड़ितों के लिए एक विद्यालय चला रहा है, सुगम वेदाश्रम नाम से। जी। तो इस तरह के काम हम पूरे देश भर में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने शुरू के दिनों में जिस प्रकार से केवल और केवल मात्र बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के आंदोलन को ही अपना लक्ष्य बना करके रखा था, और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हमें फैसले मिले थे जी। उसके बाद हमें लगा कि और भी कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे सती प्रथा थी जी। अब सती प्रथा हुई जब इस समय आपके देवराला में, तो मैं कहता जी नहीं, मैं वहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा तो काम बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना नहीं। हम 18 दिन पैदल चले, श्याम सुंदर जी, 18 दिन दिल्ली से आर्य समाज दीवान हाल में यज्ञ करके ओम की पताका लेकर के हम लोग पैदल निकले, 101 सन्यासी देवराला के लिए। और हमने कहा सती प्रथा समस्या है, धर्म नहीं है, हत्या है, शंकराचार्य होश में आओ, नारी का ना मान गिराओ, वेदों का है ये ऐलान, नर और नारी एक समान। कहने का मतलब हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय हमें बड़ी खुशी हुई कि राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री, 1986-87 की बात है ये,
तो उन्होंने तत्काल पार्लियामेंट के अधिवेशन में एक कानून पेश किया, सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, और उसको इतना सख्त बना दिया कि मजाल नहीं उसके बाद फिर देश के अंदर कोई सती की घटना हो पाई। कहने का मतलब ये कि हम हमेशा ये कोशिश करते रहे कि नीचे से वो मुद्दे उठाएं, जलते सुलगते हुए सवाल उठाएं और बड़े शांतिपूर्ण हिंसक तरीके से उठाएं। उधर से संसद हो चाहे कोई सत्ता हो, वो उसका एक तरह से तालमेल हो और कानून भी बने, लागू हो, जन भावना उसके लिए तैयार हो। ये हमारा रहा। जब हमने बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन चलाया तब भी राजीव गांधी ने चाइल्ड लेबर एक एबॉलिशन एक्ट बनाया 1986 का, रेगुलेशन भी था उसमें, तो वो एक्ट हमारे उस आंदोलन के प्रभाव में बना। सती प्रिवेंशन एक्ट बना। न्यूनतम मजदूरी एक हमारा लीगल राइट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए, उससे नीचे कोई नहीं दे सकता। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अभी हम मांग ये क्या कर रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी उतनी होनी चाहिए जितनी सरकारी दफ्तर के चपरासी को, क्लास 4 एम्प्लॉय को मिलती है। 6th पे कमीशन से उसको जोड़ने की हम मांग करके आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए कि बंधुआ मजदूरी पूरी तरह जड़ से समाप्त हो देश में। और बाल मजदूरी के लिए आंदोलन करते करते हमने शिक्षा के मौलिक अधिकार की मांग की, जो इस यूपीए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट दे करके दिखाया है, पूरी तरह नहीं लागू हो रहा है। अब हम उसमें मांग करें समतामूलक शिक्षा होनी चाहिए। जी स्वामी अग्निवेश जी, आपसे इन मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी से। भ्रष्टाचार जो है वो एक बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का एक बड़ा आंदोलन चला। आप उसका बड़ा अहम हिस्सा बनकर उभरे थे, आप उनकी टीम का बड़ा अहम हिस्सा थे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा और फिर उनका फास्ट शुरू हुआ रामलीला मैदान में, आपकी अनबन हो गई टीम अन्ना से, और उसके बाद एक टेप आया। इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि इस पूरे मामले को मैं इस तरह से देखता हूँ कि इसका जो उज्जवल पक्ष है वो देश में एक अभूतपूर्व आंदोलन खड़ा हुआ। हमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब जंतर मंतर पे 5 अप्रैल को अन्ना बैठे थे अनशन पर, कि इतना बड़ा उफान आएगा देश में जनशक्ति का, युवा शक्ति का। तो हमें इसकी कल्पना तक नहीं थी। और जब वो उठी और उसके दबाव में, उसके प्रभाव में आकर के सरकार ने हमें ड्राफ्टिंग कमेटी में, जो बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो स्थान देना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे 5 सदस्य ले लिए उनके 5 कैबिनेट मिनिस्टर के मुकाबले, और इसके लिए बाकायदे उन्होंने, जितनी उम्मीद नहीं थी, गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके दिया। उसमें तारीख भी दे दी 30 जून से पहले पहले हमारी ये कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि जनशक्ति यदि अहिंसक तरीके से खड़ी होती है तो ये एक जटिल मामला था। शुरू में लोगों को समझ में ही नहीं आता कि लोकपाल, जन लोकपाल और क्या क्या धाराएं इसकी, वो कुछ नहीं जानते थे। लेकिन भ्रष्टाचार से त्रस्त भारत का नागरिक, युवा खास करके, वो देखना चाहता था एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो उसकी जो ऊर्जा उमड़ करके, घुमड़ करके आई देश के सड़कों के ऊपर, एक पत्थर नहीं फेंका किसी ने, एक पत्ता नहीं तोड़ा किसी ने पूरे देश के अंदर, उस समय भी नहीं और अभी भी। जब अन्ना हजारे तिहाड़ जेल से निकल के रामलीला मैदान में आए, पूरे देश में आंदोलन चलता रहा। हाँ, मैंने खुद उसके अंदर, मैं जितने दिन भी शरीक रहा सीधे सीधे, तो मैं उसका गवाह हूँ। उससे मुझे भी बड़ी ऊर्जा मिली, लोक शक्ति। ये गांधी जी की कल्पना थी आज़ादी के बाद कि एक लोक शक्ति जगेगी देश के अंदर, और वो स्वयं उसके साथ खड़े थे लोक शक्ति के लिए। और राजशक्ति के ऊपर जो लोग भी बैठेंगे उनके साथ एक समन्वय होगा। हाँ, टकराहट ही टकराहट नहीं रहेगा, एक बातचीत, डायलॉग के द्वारा देश का निर्माण होगा, दोनों पहियों पर रथ आगे बढ़ेगा। तो मुझे इसकी उपलब्धि का ये जो पक्ष है, उज्जवल पक्ष जिसको मैं कह रहा हूँ, वो मुझे अभी भी बहुत अभिभूत कर रहा है। और हमारे कुछ छोटे मोटे मतभेद, अनबन जैसे आपने कहा, ये तो किसी भी इतने बड़े आंदोलन में मतभेद होते हैं, बिल्कुल समझ रहे ना। हम लोगों को बड़ी उदारता से उनको पीछे रखना चाहिए। यदि हम उनको कुरेदते रहेंगे, उठाते रहेंगे, कोई सीढ़ी के बहाने से उठाए, कोई किसी और के बहाने से उठाए, तो टूटने में देर नहीं लगती है। आंदोलन खड़ा करने में
मैंने देखा गांधी जी के बाद दूसरा गांधी देश में पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। जेपी आए, करीब करीब 25-30 साल के बाद आए जेपी, जी। और उस समय फिर जो हम उनके आंदोलन में थे संपूर्ण क्रांति के, उस समय भी हम लोगों के दिमाग में एक सपना जगा एक अहिंसक क्रांति का। और फिर जेपी डायलिसिस के बिस्तर पे पड़ गए और देखते देखते वो हमें छोड़ के चले गए, दूसरा जेपी पैदा नहीं हुआ। अब अन्ना हजारे जैसा एक व्यक्तित्व उभरा है देश के अंदर, हमें इनके इस सिंबल को बहुत आगे ले जाना है। वो एक प्रतीक हैं, वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं निमित्त हूँ, जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, जनता की ऊर्जा से मुझे ऊर्जा मिल रही है। ये कहना एक सीधे साधे सरल किसान के द्वारा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हमें उसी पक्ष को और मजबूती देनी चाहिए, और हम लोगों के जो भी कुछ आपस के विवाद हैं, हम मिलते रहेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और नहीं दूर से समर्थन करते रहेंगे। आंदोलन चले इस देश के अंदर, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, काला धन जो विदेशों में पड़ा वो भी वापस आए, पूरी शासन की प्रक्रिया इतनी लोकतांत्रिक बने कि गांव समाज भी मजबूत हो ग्राम सभा के रूप में, और ऊपर जो संसद है हमारी वो भी अधिक एक तरह से संवेदनशील हो। मतभेद होते हैं, और जो आप बात कह रहे हैं, क्या वजह हुई कि ये मतभेद पब्लिक डोमेन में आ गए, बहस का विषय बन गए? क्या वजह से? व्यक्तिगत थे मतभेद या सैद्धांतिक थे? नहीं, सैद्धांतिक मतभेद नहीं थे, व्यक्तिगत कुछ कुछ हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति हमारी बात को नहीं मान रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ, मैं बहुत चिंतित था अन्ना जी के स्वास्थ्य को लेके, और शुरू से मैं नहीं चाहता था कि वो आमरण अनशन करें। अब देखिए, इसको आप सैद्धांतिक भी कह सकते हैं और व्यक्तिगत भी। उनके प्रति मेरा जो प्यार है वो मुझे मजबूर करता था कि अन्ना आप बिल्कुल नहीं बैठेंगे आमरण अनशन पे। हमारी मीटिंग हुई प्रशांत भूषण जी के घर पर, तो कोर कमेटी या जो भी कह लीजिए, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं मैं तो बैठूंगा, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, कुर्बानी हो जाएगी, क्या है वैसे भी मर जाते हैं हार्ट अटैक से। तो हमने कहा नहीं अन्ना, ये ऐसा आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो एक प्रतीक उभरा है, ये आपके व्यक्तिगत उसका सवाल नहीं है कि आप मर जाएंगे या कुर्बान हो जाएंगे। हम लोगों को आंदोलन के लिए एक ऐसा सहारा चाहिए, प्रतीक चाहिए। तो जब वो नहीं ही माने पूरी तरह से और बाकी सब उनके हमें मिलाने लगे, तो मैंने कहा मेरी अंतरात्मा नहीं मानती आमरण अनशन को अन्ना, आप नोट कीजिए मेरा नोट ऑफ डिसेंट। मैंने लिखवाया मिनट्स में कि मैं इसे सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता था वो अनशन करें, आंदोलन करें, लेकिन एक सीमा तक, जहाँ उनका शरीर उनको साथ दे, जहाँ उनको लगे कि अब ये शरीर कुछ न कुछ ऐसा नष्ट हो जाएगा कि दोबारा ठीक नहीं हो सकेगा, जीवन रहते हुए भी वो शायद उस तरह का नहीं होगा, तो वहाँ उनको विराम दे देना चाहिए, बड़े सम्मान के साथ पीछे आ जाना चाहिए। इसलिए जिस दिन पूरी मतलब संसद में ये विषय आया और उसके बाद अपील हुई प्रधानमंत्री की, तो मैं बड़ा अभिभूत हुआ। मैंने कहा अरे इससे बढ़िया मौका क्या है। उन्होंने ये मांग हमारी थी वो मान ली कि पार्लियामेंट में हम पेश कर देंगे जन लोकपाल को, साथ में अरुणा राय का बिल भी कहा, जयप्रकाश नारायण का बिल भी कहा, कोई बात नहीं, उस पर कहा बहस भी करा देंगे। और स्वयं प्रधानमंत्री, उसके बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, उसके बाद हमारी स्पीकर महोदया डॉक्टर मीरा कुमार, सब ने अपील की अन्ना जी आप अनशन तोड़ दीजिए। जब उस अपील के बाद भी वो नहीं तोड़ रहे थे, तो मैं बड़ा थोड़ा सा विचलित हुआ, कष्ट हुआ मुझे कि इतनी बड़ी अपील, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, एक गोल्डन मोमेंट है हमारे पूरे बहुत कम होता है कि लोकतंत्र जब के लिए। एक हाँ, पॉलिटिकल कंसेंसस पूरा बनता हुआ नजर आए। हाँ, पूरा और संसद प्रधानमंत्री पूरे से देश का लेके- प्रतिनिधित्व कर जी। रहा है जी, पूरे देश की तरफ से आपको अपील की जा रही है, और आप करें कि नहीं मैं भी नहीं तोड़ूंगा। तो मैं उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहता रहूँगा कि अन्ना वो ज़्यादा अच्छा समय था बजाय 3 दिन बाद आपके तोड़ने के। अब कई लोग इसको कहने लगे कि आप तो उनसे अलग विचार रखते हैं, तो मैं रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। कोई मुझे ये स्वतंत्रता न देना चाहे तो मैं उनसे दूर से नमस्ते करूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि किसी जगह कमेटी में रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं आंदोलन को प्रमुख मानता हूँ, व्यक्ति को नहीं मानता, मुद्दे को अहम मानता हूँ। और व्यक्ति यदि सिंबल बन जाए, प्रतीक बन जाए किसी आंदोलन का और मुद्दे का, तो उसके प्रति एक आदर और सम्मान वो ज़रूरी होता है। हालांकि मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं हैं वो जी। मैं 72 वर्ष पूरे कर रहा हूँ 21 सितंबर को। जी।
और वो अभी 73 पूरा करके 74वें में प्रवेश किए हैं। तो स्वामी अग्निवेश जी से ये बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी से। स्वामी अग्निवेश जी, भ्रष्टाचार की बात की, आपने एक और रोल लिया था और वो रोल था आपका माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता कराने का। और आप एक चिट्ठी लेके जाने वाले थे, ऐसा लग रहा था कि आपकी कोशिशें कामयाब हो रही हैं। फिर उनके प्रवक्ता और एक पत्रकार का पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हुई और वो एक विवाद का विषय बना। आप गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, जुडिशियल प्रोब की आपने मांग की, लेकिन एक तबका जो है वो आपकी तरफ भी उंगली उठाता है कि या आपसे चूक हुई या क्या हुआ, कि कैसे पुलिस के पास ये जानकारी पहुंची आज़ाद और हेमचंद्र की? कैसे पहुंची ये तो खोज का विषय है, और मैंने इसीलिए सरकार से मिलके, पहले तो मैं मिला 1 जुलाई की रात को आज़ाद की हत्या हुई आदिलाबाद के जंगल में, आंध्र प्रदेश में। मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ के आदिवासियों के समस्या के प्रति अपनी कुछ सॉलिडेरिटी व्यक्त करने गया था, जिनको एबॉरिजिन्स कहते हैं। जैसे खबर मिली मैं भागा और मैं 8 जुलाई को हमारे गृह मंत्री जी से मिल के मैंने कहा कि बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई, इसमें आज़ाद केवल नहीं मरा है, हमारी शांति की प्रक्रिया को गहरा आघात लगा है, आप इसकी जांच कराइए। उन्होंने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा ज़रूर होनी चाहिए। ये 20 जुलाई की बात है। और तब मैंने कहा कि आप चाहते हैं और मानते हैं होनी चाहिए, मैं बोल दूं प्रेस को? तो उनका नहीं, 4-5 दिन रुक जाइए, मैं गृह मंत्री को भी इसके लिए तैयार कर लूँगा, फिर आप। लेकिन 4-5 दिन क्या, 4-5 महीने भी मैं रुका। फिर मैं राहुल गांधी जी से मिला, फिर मैं अपने जयराम रमेश जी से मिला, सलमान खुर्शीद जी से मिला, सबसे मिल के मैंने कहा जल्दी करा दो, एक बार अच्छी न्यायिक जांच करा दोगे तो विश्वास बरकरार रह जाएगा कि सरकार ने निष्पक्षता की है, जानबूझ के उसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं किया। ये तो कम से कम सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर आप कह रहे हैं तो फेक एनकाउंटर भी हो सकता है ये, क्योंकि माओवादी ये खुद ये कह रहे थे ये फेक हुआ है। उनको नागपुर के रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जहाँ हेमचंद पांडे गए थे उनका इंटरव्यू लेने, दिल्ली से रेल में बैठ के अपनी पत्नी बबीता पांडे को ये कहा था कि मैं नागपुर जा रहा हूँ और परसों इसी ट्रेन से वापस आ जाऊँगा। वो बेचारी जाती लेने के लिए अपने पति को, तो पति नहीं मिलते, अखबार में फ़ोटो देख करके पहचानती कि तो मेरे पति की लाश है। वो बॉडी मिलती है आंध्र प्रदेश के जंगल में। तो इन सब चीज़ों से शक पैदा हो रहा था कि सरकार ने शायद इस बातचीत के सहारे से और एक बहुत बड़ा एक खेल दिया, जिसमें उनके प्रवक्ता को इस तरह से हत्या करके मिटा दिया। इससे पीस प्रोसेस को बहुत बड़ा धक्का लगा। श्याम जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत दुखी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं स्वयं एक उस भूमिका में आ गया था जहाँ से ये सारी घटनाएं घटी, तो मैं बड़ा विचलित हुआ। कभी लगता है कि अनजाने में सरकार ने आपको इस्तेमाल कर लिया? देखिए कि मुझे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जा कर के मैंने उसकी जांच की मांग की। सरकार के वकील की तरफ से, जो सबसे बड़े होते हैं वकील, उन्होंने विरोध किया, लेकिन जस्टिस आफ्ताब आलम ने सुप्रीम कोर्ट में ठोक करके फैसला दिया। बल्कि पहले दिन जब एडमिट किया उन्होंने 14 जनवरी को मेरा पिटीशन, तो उन्होंने कहा कि दिस रिपब्लिक कैन नॉट बी अलाउड टू किल इट्स ओन चिल्ड्रन, बड़े सख्त शब्दों में कहा। और फिर उसके ऊपर बहस हुई और उन्होंने हमारे, अब वो जांच सामने आ जाएगी, सामने आएगी तो शायद पक्की तरह से ये सिद्ध होगा कि कौन सी ताकतें थीं इस सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर जो नहीं चाहती थी शांति हो, बातचीत हो। वो तैयार थे। उन्होंने चिट्ठी लिख के मुझे कहा कि स्वामी जी, हम आप पर विश्वास करते हैं और शांति के लिए हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। 3 महीने नहीं, 6 महीने, 9 महीने के लिए तैयार। युद्ध विराम होगा, बातचीत होगी, देश को पता चलेगा हमने किस मजबूरी में बंदूक उठाई है। तो कहने का मतलब कि लेकिन वो स्कटल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आज फिर मुझे उम्मीद है
यदि देश में शासक, और अभी ममता बनर्जी जी ने वो प्रक्रिया बंगाल के जंगल महल में, जहाँ मैं उनके साथ गया था लालगढ़, हाँ, पिछले साल के 9 अगस्त को हम दोनों इकट्ठे थे एक मंच पर, और तब उनके अब हाथ में सत्ता आई है और उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुझे विश्वास है कि बंगाल से ये प्रक्रिया फिर बातचीत की शुरू होगी, पूरे देश के अंदर चलेगी, और हम हिंसा का समाधान हिंसा के द्वारा नहीं कर सकेंगे, बातचीत के द्वारा ही होगा। यदि हम चीन से बात कर सकते हैं, अभी भी हम पाकिस्तान से बार बार बात कर रहे हैं, तो अपने माओवादियों के साथ बात करने अपने नागरिकों से क्यों बात नहीं कर क्यों सकते? नहीं कर बिल्कुल, आप कहते हैं कि माओवादियों से आप बात कीजिए, अगर आप चीन और पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के मंच पर मौजूद होते हैं, आप उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपको सरकार का आदमी ब्रांड किया जाता है, कैसे उस स्थिति से निपटते हैं? देखिए, मेरे जीवन की विडंबना कह लीजिए ये रही है। जब मैं इन कपड़ों में आया सन्यासी के रूप में, वैदिक समाजवाद की बात करते हुए, शोषण, विषमता और इन सब के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया और समतामूलक समाज की बात की, तो हमारे ही कई बुजुर्ग आर्य समाज के नेता बोले ये तो कम्युनिस्ट है, ये तो नक्सली है। और संयोग से मेरा जन्म जो है वो श्रीकाकुलम में हुआ, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का, जो नक्सली आंदोलन के लिए जाना जाता है। मेरी पढ़ाई कलकत्ते में हुई, जहाँ मैं पढ़ाता रहा, जहाँ जाना जाता है नक्सली आंदोलन के लिए। ये संयोग ऐसा बना और लोगों ने मेरे ऊपर नक्सलवाद, माओवाद का भी चस्पा करने की कोशिश की, लेकिन मैं शुद्ध रूप से, और वामपंथी कई बार आपको दक्षिणपंथी कहते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन कपड़ों को रहता हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करता हूँ, अहिंसा के प्रति मेरी पूरी प्रतिबद्धता है, गांधी जी से मैं बेहद प्रभावित हूँ, और इन सब चीज़ों की वजह से, और कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित हूँ, ऐसा नहीं है। तो लेकिन लोग किसी न किसी उसमें डालना चाहते हैं, पिजन होल जिसको कहते हैं, कि इसमें फिट करो, वो फिट नहीं हो पा रहा हूँ मैं, तो अब उनको बड़ी परेशानी हो रही कि है क्या चीज़। तो इसलिए अलग अलग तरह के अटकलें लोग लगाते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं। मैं समझता हूँ मैं सच्चाई के रास्ते पे चलता रहूँ। आखिरी से आखिरी मैं अपनी बात इतना ही कहना चाहता हूँ, गरीबी मिटे, उससे भी ज़्यादा भयंकर गैर बराबरी मिटे, जात पात खत्म हो इस देश के अंदर। तो क्लासलेस सोसाइटी और कास्टलेस सोसाइटी जब तक नहीं बन जाता भारत, तब तक मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा, और मैं इसके लिए सबकी शुभकामनाएं चाहता हूँ, सबका सहयोग चाहता हूँ, और सहयोग में एक चीज़ शामिल करता हूँ, मेरी जो कुछ आलोचना है मुझे ज़रूर पहुँचाइए, मैं विनम्र होकर के उसको स्वीकार करने के लिए सुधारने की भरसक कोशिश करता रहूँगा। स्वामी जी, आपके व्यक्तित्व से और आपके काम से जुड़े कई सवाल मन में हैं, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय की पाबंदी है। इसके लिए आज इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी अग्निवेश, तर्कश में बेबाक बात करते हुए। अगले तर्कश में फिर मुलाकात होगी एक खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।